अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, सो फार आपको जितने चैप्टर्स भी टॉपिक्स भी कराए जा चुके हैं वो आपके ये बुक आप देख लीजिए, इकनॉमिक्स ऑफ पाकिस्तान। इसके ऑथर हैं एम सईद नासिर। इसका मेरे पास एडिशन है 2018-19 का। अगर आपको इससे भी लेटेस्ट मिले तो वो तो बेहतरीन हो जाएगा। और मैंने ये बुक सर्चर्स पेशावर में जो है उससे मंगवाया है। आप भी मंगवा सकते हैं अगर आपको और कहीं से ना मिले। अच्छा, इसमें जो है आपके जितने टॉपिक्स अभी तक करवाए जा चुके हैं वो चैप्टर 1, 2 और 3 को कवर करते हैं। अच्छा, हर टॉपिक आप लोगों को करवाना लॉकडाउन में पॉसिबल नहीं था, तो इंटीग्रेटेड तरीके से आपको ये टॉपिक्स कवर कराए गए हैं। आज हम चैप्टर नंबर 4 करेंगे, ठीक है, विच इज़ कैपिटल फॉर्मेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये आपकी कोर्स आउटलाइन में फैक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट में मेंशन है कि इसमें आपने नेचुरल रिसोर्सेज का और ह्यूमन रिसोर्सेज का और कैपिटल रिसोर्सेज को और इसके साथ साथ हेल्थ, एजुकेशन, ट्रेनिंग, इनको आपने स्टडी करना है। तो इसमें से बहुत सारे हैं। तो सबसे पहला आज हम करेंगे कैपिटल फॉर्मेशन का। कैपिटल फॉर्मेशन इज़ चैप्टर नंबर 4, इट्स ऑन पेज नंबर 45। बेहतरीन ये हो जाएगा कि आप अपने लिए ये किताब लीजिए, अपने सामने ये किताब रखें और फिर आप मेरा लेक्चर सुने, तो फिर आपको चीज़ें बड़ी क्लियर होंगी। अच्छा, पहले पैराग्राफ में इसमें कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब बताया गया है। इसमें यही लिखा गया है कि कैपिटल फॉर्मेशन इज़ वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इट इज़ द इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ बोथ मटीरियल एंड ह्यूमन कैपिटल बाय मेकिंग अवेलेबल अ पार्ट ऑफ सोसाइटीज़ करंटली अवेलेबल रिसोर्सेज। यानी कि जब एक सोसाइटी अपने अवेलेबल रिसोर्सेज का एक हिस्सा मटेरियल और ह्यूमन कैपिटल पर स्पेंड करती है तो ऑल टुगेदर कैपिटल फॉर्मेशन होती है। अब मटेरियल कैपिटल क्या है? मटेरियल कैपिटल में आपका तमाम सोशल ओवरहेड इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग्स, रोड्स, रेलवेज़, कम्युनिकेशन का निज़ाम, पावर का निज़ाम, ये तमाम शामिल है, ठीक है। और ह्यूमन कैपिटल तो ज़ाहिर है, ह्यूमन रिसोर्सेज को ह्यूमन कैपिटल भी कहते हैं। तो उसकी इम्प्रूवमेंट पे भी जब इन्वेस्टमेंट की जाए तो कैपिटल फॉर्मेशन होती है, ठीक है। कैपिटल फॉर्मेशन रिजल्ट्स व्हेन सम प्रोपोर्शन ऑफ सोसाइटीज प्रेजेंट इनकम इज सेव्ड एंड इन्वेस्टेड इन ऑर्डर टू इंक्रीज मटेरियल एज वेल एज ह्यूमन कैपिटल। यानी ये ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की स्पीड उसी वक्त ज़्यादा हो सकती है जब एक सोसाइटी अपनी इनकम का हिस्सा इन्वेस्ट करे, ठीक है, तभी ये ह्यूमन कैपिटल बढ़ सकता है। अच्छा, अब कैपिटल फॉर्मेशन की क्या सिग्निफिकेंस है, आखिर ये इतना ज़रूरी क्यों है? रिमेंबर, मैंने आप लोगों को पहले भी एक दफ़ा बताया था कि आपकी इनकम है, इनकम को आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, कंजम्पशन और सेविंग। सेविंग जो है वो आगे मज़ीद जो है इन्वेस्ट की जा सकती है। लेट मी शो इट टू यू ऑन अ पीस ऑफ पेपर कि एक कंट्री जो भी अर्न करती है, ठीक है, लेट्स से दिस इज़ नेशनल इनकम, इसको दो हिस्सों में स्पेंड किया जा सकता है। एक हिस्सा कंज्यूम हो जाता है यानी कंजम्पशन पे लग जाता है, दूसरा हिस्सा सेविंग में चला जाता है, ठीक है। अच्छा, सेविंग जो है वो आगे मज़ीद इन्वेस्ट की जाती है। जब इन्वेस्ट की जाती है तो क्या होता है, आपकी कैपिटल फॉर्मेशन होती है। कैपिटल फॉर्मेशन से ही मज़ीद आगे इनकम जनरेट होती है। तो ये कहते हैं कि विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी को तोड़ने के लिए भी ये ज़रूरी है कि आप अपनी इनकम का बड़ा हिस्सा जो है वो सेव करके इन्वेस्ट करें ताकि कैपिटल क्रिएट हो और एक कंट्री ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करे। अच्छा, अब कैपिटल फॉर्मेशन आखिर इतनी ज़रूरी क्यों है? पहला पॉइंट इसका लिखा हुआ है बिल्डिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आता है, जब तक किसी कंट्री का साउंड रेलवे सिस्टम ना हो, साउंड ट्रांसपोर्टेशन का निज़ाम ना हो, कम्युनिकेशन का सिस्टम बहुत डेवलप्ड ना हो, पावर जनरेशन का सिस्टम डेवलप ना हो, तब तक कैपिटल फॉर्मेशन आपको फ़ायदा ही नहीं देगी। कैपिटल फॉर्मेशन होगी तो ये सब चीज़ें डेवलप होंगी, इसी को तो कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं, ठीक है। ये आपकी जो है फिज़िकल फॉर्म्स ऑफ कैपिटल है ना, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर कहलाता है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है तो कोई कंट्री तरक्की करती है, और ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है तो गुर्बत के दायरे से को तोड़ने में आप कामयाब होते हैं। इसलिए कैपिटल फॉर्मेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। सेकेंड पॉइंट लिखा है एडॉप्शन ऑफ मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। कैपिटल फॉर्मेशन हेल्प्स इन द यूज़ ऑफ मॉडर्न टेक्निक्स and adoption of complex methods of production for rapid growth in production in large scale industries। यानी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ में जब इन्वेस्टमेंट होगी मशीनरी पर तो वहाँ पर प्रोडक्टिव एबिलिटी इंडस्ट्रीज़ की बढ़ेंगी।
प्रोडक्टिव एबिलिटीज़ तभी बढ़ती हैं जब आप ऐसी मशीनरी में इन्वेस्ट करें जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी बेस्ड हैं, ठीक है, और वो कॉम्प्लेक्स मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन को हैंडल कर सकती हैं, तो ज़्यादा इनकम जनरेट होगी। तो कैपिटल फॉर्मेशन इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आप इन्वेस्ट करते हैं तो मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन से ज़्यादा इनकम कमा कर आप ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक। थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। कैपिटल फॉर्मेशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट लाइक एजुकेशन, हेल्थ, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, सोशल वेलफेयर एट्सेट्रा contributes to the better health of the people and to total productivity of a country। अब ये ज़रा जो है वाइडर सिनेरियो में बात की गई है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर स्पेंड करने की, ये तो आपके फ़िज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, इसके अलावा एजुकेशन के सेक्टर में जब इन्वेस्टमेंट आए, हेल्थ के सेक्टर में आए, इन्वायरमेंटल सेक्टर में आ जाए और सोशल वेलफेयर पे आए, तो ये तमाम वो चीज़ें हैं जो आपकी ह्यूमन रिसोर्स में बेहतरी लाती हैं। लोग बेहतर एजुकेट होंगे, बेहतर हेल्थ फैसिलिटीज़ होंगी, बेहतर एनवायरनमेंट होगी, उनको ज़्यादा सोशली सिक्योर वो फील करेंगे, तो उनकी परफॉर्मेंस और उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। मतलब इनडायरेक्ट बेनिफिट आपको कैपिटल फॉर्मेशन से मिलता है ह्यूमन रिसोर्सेज की क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट करके, ठीक है। फोर्थ है प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। द एडिक्वेट वॉल्यूम ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन मेक्स इट पॉसिबल टू यूटिलाइज द नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ अ कंट्री टू अ मैक्सिमम एक्सटेंट एंड दस इंक्रीज द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ रैपिडली। यानी कि अगर आप नेचुरल रिसोर्सेज में कैपिटल फॉर्मेशन की तरफ जाएं, ठीक है, तो क्या होगा, आपके जो नेचुरल रिसोर्सेज से आप बेतहाशा इनकम जनरेट कर सकते हैं। आप वहाँ से जो इनकम जनरेट करेंगे वो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ में बहुत रैपिड इजाफा करेगी। तो नेचुरल रिसोर्सेज कैपिटल फॉर्मेशन इसलिए ज़रूरी है ताकि आप नेचुरल रिसोर्सेज को, अब नेचुरल रिसोर्सेज कौन सी हैं ये हमने आगे पढ़ना है। इसमें आपके मिनरल्स आ रहे हैं, आपके पावर एनर्जी का सेक्टर आता है, आपका हाइडल एनर्जी का सेक्टर आता है। तो कैपिटल फॉर्मेशन से इन नेचुरल रिसोर्सेज से भी फ़ायदा उठाया जा सकता है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, okay, technological progress requires high rate of capital formation. Technological improvements help in getting more output from the same resources। यानी कैपिटल फॉर, ये पिछले ही पॉइंट की एक रेपिटेशन है कि अगर कैपिटल फॉर्म होता है तो उससे बेहतर हम टेक्नोलॉजी की तरफ जाते हैं, बेहतर टेक्नोलॉजी की तरफ जाते हैं तो हमें ज़्यादा आउटपुट मिलती है, ठीक है, सेम रिसोर्सेज से हम ज़्यादा पैदावार हासिल कर सकते हैं, इसलिए भी कैपिटल फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। Development of agricultural and industrial sectors. Capital formation helps in the modernization of agriculture and industrial sectors in a country. The use of latest techniques of production helps in lowering cost of production and increasing production। यानी कि अगर आप कैपिटल फॉर्मेशन से फ़ायदा किन सेक्टर्स को होता है, सारे सेक्टर्स को होता है, लेकिन मेजरली कहाँ पे इम्प्रूवमेंट आती है, एग्रीकल्चर के सेक्टर में, इंडस्ट्रियल के सेक्टर में। एग्रीकल्चर के सेक्टर में आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाती है, और वही बात आपकी इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी होती है, ठीक है, तो आपकी पैदावार ज़्यादा और ख़र्चा कम हो जाता है। हाई रेट ऑफ ग्रोथ इन नेशनल इनकम। अब ये बहुत जनरल सा एक पॉइंट है कि कैपिटल फॉर्मेशन इज़ प्लेइंग एन इम्पॉर्टेंट रोल इन रेजिंग द रियल पर कैपिटल इनकम एंड जीडीपी ऑफ अ कंट्री थ्रू इम्प्रूव्ड प्रोडक्शंस इन डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। कि कैपिटल फॉर्मेशन से ये होता है कि आपकी एग्रीकल्चर में इम्प्रूवमेंट आती है, इंडस्ट्री में इम्प्रूवमेंट आती है, नेचुरल रिसोर्सेज में इम्प्रूवमेंट आती है, ह्यूमन रिसोर्सेज में इम्प्रूवमेंट आती है। तो जनरली क्या होता है, एक कंट्री की रियल पर कैपिटा इनकम और उसकी जीडीपी बढ़ती है, यानी तमाम सेक्टर्स में डेवलपमेंट होती है, ग्रोथ होती है, एक कंट्री की इनकम में इजाफा होता है। Expansion of economic activities. Capital formation helps in increasing the supply of goods in a country. It thus helps in controlling inflation and bringing stability in the economy in the long run. Capital formation leads to increase in effective demand। यानी capital formation से ज़ाहिर है जब सारे sectors में ज़्यादा प्रोडक्शन होगी तो एक कंट्री में गुड्स की सप्लाई भी बढ़ेगी, गुड्स की सप्लाई बढ़ेगी तो इन्फ्लेशनरी प्रेशर कम होगा और इकोनॉमी स्टेबिलिटी की तरफ मूव करेगी, ठीक है। तो ये एक पॉइंट यहाँ पर एक्सप्लेन हो गया। अच्छा, बिल्डिंग इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन इंडस्ट्रीज़।
Capital formation helps in building and expansion of import substitution industries. The reduced demand of the foreign goods helps in solving the problems of adverse balance of trade. अब जब आपकी ख़ुद की कंट्री में ये जितने सेक्टर्स के मैंने नाम लिए, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, नेचुरल रिसोर्सेज में, कम्युनिकेशन में, ट्रांसपोर्ट में, जब इन सब में आपकी ख़ुद की कंट्री में इन्वेस्टमेंट आए और प्रोडक्शन शुरू हो, तो वो डेफिनेटली आपके इंपोर्ट को सब्सटीट्यूट कर देगी। इंपोर्ट को सब्सटीट्यूट कर देगी तो ट्रेड का जितना बर्डन हम पर है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं ट्रेड डेफिसिट, अगर हम फेस कर रहे हैं। ट्रेड डेफिसिट क्या होता है? ट्रेड डेफिसिट का मतलब होता है कि हम इंपोर्ट पर ख़र्चा ज़्यादा करें और एक्सपोर्ट से हम कम कमा रहे हो, तो दैट इज़ कॉल्ड ट्रेड डेफिसिट, या आपका एडवर्स बैलेंस ऑफ ट्रेड, इसी को ही कहते हैं। तो अगर मुल्क के अंदर ही इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन हो जाए, ऐसी इंडस्ट्रीज़ डेवलप हो जाएं कि हमें वो चीज़ें ना मंगवानी पड़ें जो अभी हम बाहर से मंगवा रहे हैं, वो मुल्क में ही बनने लग जाएं, तो आपका ट्रेड का बर्डन भी, ट्रेड बैलेंस जो है वो भी इम्प्रूव हो जाएगा। आखिरी है रिडक्शन ऑफ फॉरेन डेट। अब ये बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर आपके मुल्क में ज़्यादा प्रोडक्शन हो रही है तो आपको और कंट्रीज से कर्ज़े लेने की ज़रूरत नहीं होगी। आपकी कंट्री में ही इनकम जनरेट होगी तो आपको फाइनेंस का डेफिसिट नहीं फेस करना पड़ेगा। आपको फिर उस डेफिसिट को फिल करने के लिए फ़ॉरेन लोन्स और फ़ॉरेन डेट की तरफ मूव नहीं करना पड़ेगा, लोन नहीं लेना पड़ेगा, और अगर एग्जिस्टिंग डेट है भी तो उसका बर्डन आप पे ज़रा कम हो जाएगा, आप उसको पे ऑफ कर सकेंगे ना। अच्छा, ये हो गई ये वो तमाम 10 पॉइंट्स थे जिससे ये पता चलता है कि आखिर कैपिटल फॉर्मेशन इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। ठीक है, अब ये बात आ गई कि कैपिटल फॉर्मेशन करनी है तो उसके लिए तो हमें पैसे चाहिए। पैसे कहाँ से आएंगे? ठीक है, उसकी क्या क्या सोर्सेज हैं वो यहाँ पे दी हुई हैं कि एक आपकी होती हैं डोमेस्टिक सोर्सेज, एक है आपकी एक्सटर्नल रिसोर्सेज। ठीक है, अब आपकी डोमेस्टिक सोर्सेज में ये तकरीबन कितनी है? 5 बता रहे हैं। वॉलंटरी सेविंग्स, इनवॉलंटरी सेविंग्स, गवर्नमेंट बोरोइंग, आइडल रिसोर्सेज को यूज़ करना और डेफिसिट फाइनेंसिंग करना। तो पहले मैं स्पीड रीडिंग करने की कोशिश करूँगी कि मैं बता दूँ कि इसमें जो जो इम्पोर्टेंट और ख़ास बात होगी, ठीक है, इजी बातों को मैं एक सेंटेंस बाय सेंटेंस एक्सप्लेन नहीं करूँगी। अच्छा, वॉलंटरी सेविंग्स क्या है? देर आर 2 मेन सोर्सेज ऑफ वॉलंटरी सेविंग्स, हाउस होल्ड एंड बिजनेस सेक्टर। यानी वॉलंटरी सेविंग्स आप या हाउस होल्ड सेक्टर से लेंगे या बिजनेस सेक्टर से लेंगे। एज रिगार्ड द वॉल्यूम ऑफ पर्सनल सेविंग्स ऑफ हाउस होल्ड्स, इट डिपेंड्स अपॉन वेरियस फैक्टर्स सच एज द इनकम पर कैपिटा, distribution of wealth, availability of banking facilities, value system of the society, etc. यानी हाउस होल्ड और बिजनेस सेक्टर आपको अच्छी खासी सेविंग करके दे सकते हैं, लेकिन हाउस होल्ड सेक्टर कितनी सेविंग करता है ये डिपेंड करता है कि आपकी कंट्री में ऑन द एवरेज लोग कमा कितना रहे हैं। ज़्यादा आपकी कंट्री में कौन सा सेक्टर है जो ज़्यादा इनकम जनरेट कर रहा है। ये भी डिपेंड करता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एक्सट्रीम पे जा रही है या बैलेंस्ड है। बैंकिंग फैसिलिटीज़ फार फ्लंग एरियाज़ में हैं कि नहीं, ठीक है, और आपकी सबसे बढ़कर कि आपकी अपनी सोसाइटी सेविंग को कितना वैल्यू करती है। उनकी नज़र में सेविंग करना और फिर सिर्फ घरों में ना सेव करके रखना, उसको यूटिलाइज़ करना, मोबिलाइज़ करना, ये उनके लिए वैल्यू रखता है कि नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। In underdeveloped countries, the saving potential of the people is low as a greater number of them suffer from absolute poverty. इतने गरीब होते हैं कि वो सेव ही नहीं कर पाते, तो सेविंग उनके लिए कोई हैसियत ही नहीं रखती underdeveloped countries में। So far as rich sections of the society is concerned, they mostly spend their wealth on the purchase of real estates, luxury goods, or take it abroad for safekeeping. There is therefore very little saving forthcoming from high income group. यानी एक तरफ वो गरीब हैं जिनके पास सेव करने के लिए कुछ बचता ही नहीं है, दूसरी तरफ वो अमीरों का सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है जो आपकी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर देते हैं, लग्जरी आइटम्स में इन्वेस्ट कर देते हैं, या पैसा किसी बाहर मुल्क में इन्वेस्ट कर देते हैं। तो इन दोनों जगहों से आपकी सेविंग नहीं आती। ये इन्होंने जनरली लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए बात की है। अब द बिजनेस सेक्टर इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ वॉलंटरी सेविंग इन द लेस डेवलप्ड कंट्रीज। दे यूजुअली हेजिटेट इन एज्यूमिंग द रिस्क एसोसिएटेड विद इन्वेस्टमेंट।
ठीक है। द फियर ऑफ नेशनलाइजेशन एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी फर्दर हैम्पर्स देयर इंसेंटिव टू सेव एंड इन्वेस्ट इन द कंट्री। कि आपका यहाँ पर अब ये लिखा है कि बिजनेस सेक्टर एक बड़ी इंपॉर्टेंट सोर्स है, लेकिन लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ में क्या होता है कि वो रिस्क लेते हुए डरते हैं। अपनी इन्वेस्टमेंट पर रिस्क लेने से उनको डर लगता है, उनको ये फियर्स होते हैं कि कहीं नेशनलाइजेशन हो गई तो उनके पैसे डूब जाएंगे, या कोई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई, गवर्नमेंट चेंज हो गई, तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस बदल जाएंगे, इस लिहाजा वो ऐसी इन्वेस्टमेंट्स कम करना चाहते हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट वेंचर्स की परसेंटेज उनकी कम होती है। इन पाकिस्तान द रेशियो ऑफ सेविंग टू GDP इज़ अबाउट 13.10%, विच इज़ वेरी लो। ये जुमला आपका टिपिकल ब्लैक्स का जुमला है कि GDP के मुकाबले में सेविंग का क्या रेशो है। ये कहा यह जाता है कि जितनी भी GDP हो, कम अज़ कम जो है उसका 20% जो है वो सेव करके आगे इन्वेस्ट किया जाए तो कैपिटल फॉर्मेशन होती है। तो पाकिस्तान के लिए ये फिगर क्या है, 13.10, यानी हम 20% से बहुत कम सेव कर रहे हैं। अच्छा, अब द लो रेट ऑफ सेविंग इज़ मेनली ड्यू टू हाई प्रोपेंसिटी ऑफ द पीपल टू कंज्यूम। विद दिस लो रेट ऑफ सेविंग इट इज़ नॉट पॉसिबल टू इवन मेंटेन द प्रेजेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द मासेस। यानी हमारी एक तो पॉपुलेशन बहुत स्पीड से बढ़ रही है, लोगों का सेविंग पैटर्न नहीं है। हम अपने पैसे घरों पर ही सेव करते हैं, गोल्ड में, सिल्वर में, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर देते हैं। हम बैंक्स में रख कर सेव करना पसंद नहीं करते, और जब तक आप इसको बैंकिंग के थ्रू, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के थ्रू सेव नहीं करते तो आपकी मनी सर्कुलेशन में नहीं आती।